हेलो एवरीवन, दिस इज सुरुचित सिंह और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट जनरल नॉलेज की कंप्लीट एनालिसिस। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था और मुझे बहुत सारे इसके रिगार्डिंग मैसेजेस आए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट करा है। अपने रिव्यूज़ कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगेगा तो मैं आगे और भी कंटिन्यू करूँगी। डिफरेंट जो भी हमारा लूसेंट एक कंप्लीट बुक है जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को कवर किया गया है। मैं इस वीडियो से स्टार्ट करूँगी अपना टॉपिक दैट इज़ बायोलॉजी। लेकिन अगर आपको ये इनिशिएटिव मेरा अच्छा लगेगा और ये डिस्कशन आपको समझ आएगा तो आगे भी मैं अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का वीडियो। ये वीडियो बाकी के यूट्यूब वीडियो से थोड़े अलग आपको लगेंगे क्योंकि मैंने इसमें बुक के हूबहू पेपर फ़ोटोज़ क्लिक करके मैंने उसके डाले हैं और इसी से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार जब हम वीडियोस बनाते हैं किसी भी बुक का तो उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक दो टर्म्स रहते हैं, वो टाइपिंग एरर में प्रेजेंटेशंस बनाने में वो मिस हो जाते हैं, जिससे कि कंप्लीट एनालिसिस नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक नया तरीका सोचा और मैं उसी के थ्रू आपके लिए वीडियोस शूट किया जिससे कि आपका एक भी टर्म्स मिस नहीं हो। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग बायोलॉजी टर्म को। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि बायोलॉजी क्या है, तो ये हमारा एक ब्रांच ऑफ साइंस है, मतलब साइंस की एक शाखा है जिसमें कि हम लोग डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं किसके बारे में, लिविंग बीइंग्स के बारे में। ठीक क्लियर है? बेसिक से एडवांस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, कोई भी टर्म्स मिस नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। पहले हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी क्या है, तो ये हमारा एक साइंस का ब्रांच है जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग बीइंग्स के बारे में। क्लियर है? उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारा ये जो टर्म है दैट इज़ बायोलॉजी, ये बना हुआ है दो डिफरेंट वर्ड से। वन इज़ बायोस एंड द अदर इज़ लोगोस। बायो यहाँ पे मीन करता है हमारा लाइफ एंड लोगोस मतलब होता है स्टडी, मतलब कि लाइफ की स्टडी को हम लोग बायोलॉजी करते हैं, इसीलिए इसको बायोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। द टर्म बायोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय लेमार्क एंड ट्रीवायरनेस। अब सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है लेमार्क एंड ट्रीवायरनेस। इन्होंने कब दिया ये बायोलॉजी वर्ड हमें? तो 1801 में, 1801 में। फर्दर अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं कि बायोलॉजी जो है वो हमारे दो ब्रांचों में इसमें बटा हुआ है। मतलब बायोलॉजी के दो मेन ब्रांचेस है। कौन कौन से? नंबर 1 इज़ बॉटनी एंड नंबर 2 इज़ जूलॉजी। अगर बात करेंगे बॉटनी की तो बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, मतलब प्लांट्स के बारे में। और थियोफ्रेस्टस को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है? अब दूसरे ब्रांच की अगर बात करें तो वो है हमारा जूलॉजी। जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स। याद रखिए, बायोलॉजी हमने पढ़ा, उसके बाद इसके दो मेन ब्रांचेस बॉटनी, जूलॉजी। बॉटनी में हम लोगों ने कवर किया डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स को और जूलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स को। जिस तरीके से थियोफ्रेस्टस को हम लोग बॉटनी के फादर के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से अरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। अरिस्टोटल को ना सिर्फ हम फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं बल्कि इन्हें हम फादर ऑफ कंप्लीट बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है और कोई इशू नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ लिविंग। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जब मैंने ये चैप्टर 1 का पिक आप लोगों को साथ लेकर के जब वीडियो शूट करा तो इसमें हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिसमें कि हमारा स्टडीज़ को इनकलकेट किया गया, बताया गया है कि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, किसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो वो जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि वो उसका फ़ोटो क्लियर नहीं मतलब आप समझ पाते, इस वजह से मैंने क्या किया, वो सारे टर्म्स को लेकर के एक स्लाइड प्रिपेयर किया और उसके बाद मैंने उसके रिगार्डिंग एक अलग वीडियो बनाया। तो इसमें हम लोग चैप्टर 2 पे आते हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लिविंग के बारे में। लिविंग क्या है, जीवित होना क्या है।
तो अगर इसकी हम लोग थ्योरेटिकल बात करें तो हम लोग वर्ड इस लिविंग वर्ड को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली यूजेस सोलर एनर्जी. लिविंग बींग्स की अगर बात करें तो लिविंग वर्ड को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं सोलर एनर्जी को. इसमें हम लोग एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालेंगे, जितना ज़रूरत है, जितना बुक ने मेंशन करा है उतना को ही समझने की कोशिश करेंगे. अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लेंदी चला जाएगा. एंड आई होप कि अगर ये वीडियो मैं डाल रही हूँ तो ये वैसे एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं. बेसिक्स भी आपको पता चल जाएगा. अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं तो आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, बट उतना हम लोग डीप में नहीं जाएंगे जितना 9th और 10th में हमें पढ़ना होता है. आगे बढ़ते. देयर आर सर्टन कैरेक्टर्स बाय विच लिविंग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग. अगर हम लोग लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो फिर हम कैसे बताएंगे कि कौन सा चीज़ लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है. तो इसके लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं. देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स बाय विच लिविंग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग. हम लोग लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अब वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं तो ध्यान देते हैं. सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा ग्रोथ. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल और मास इज कॉल्ड ग्रोथ. अगर कोई भी चीज़ ग्रोथ शो कर रहा है तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ लिविंग. अगर ग्रोथ नहीं शो कर रहा है विच मीन्स इट इज़ नॉन लिविंग. तो अब ग्रोथ क्या होता है, तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के इंक्रीमेंट को वो कैसे होगा, उनका सेल का साइज नहीं बढ़ता है, उनके सेल का नंबर बढ़ता है. तो अगर सेल का नंबर या मास बढ़ता है देन दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ. नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करें तो वो है हमारा डेट इज रिप्रोडक्शन. लिविंग बींग्स शो करेंगे, नॉन लिविंग नहीं करेंगे. ये सारे आपको ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. फाइन. तो रिप्रोडक्शन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड. ध्यान रखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस young ones of their same kind, whereas non-living doesn't show this character. उनमें ये प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती है. आगे बढ़ेंगे. मेटाबॉलिज्म. अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो जितने भी केमिकल रिएक्शन जो कि किसी भी लिविंग सेल के अंदर हो रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म. इसमें हमारा एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक दोनों आ जाएंगे. अब ये मेटाबॉलिज्म को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है स्टैंडर्ड 9th के वीडियो में, यहाँ पे मैं उतना डिटेल नहीं जाऊँगी. अब ये मेटाबॉलिज्म जिसमें कि हमारा किसी भी सेल में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो नॉन लिविंग सेल में हमारा ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर विच आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करें तो दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली. Living have the ability to sense the condition of the surroundings and respond to these stimuli. अब एक्सटर्नल कुछ भी चेंजेस होते हैं उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स करना, इस एबिलिटी होना टू सेंस, जो हमारे सेंसेस हैं उनके थ्रू परसीव करना, देखना और उसका रिएक्ट करना, ये हमारा आता है रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली. का मतलब है ये जो कैरेक्टर है ये भी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शो करता है. नॉन लिविंग कांट रिस्पॉन्ड to their surroundings, to their stimulus. For example, whenever we touch the leaves of touch me not, छुई मुई पौधे का नाम सुना होगा आपने. ये क्या होती है, जैसे ही हम लोग इनको टच करते हैं ये क्लोज हो जाता है और इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेस्मोनास्टिक मूवमेंट. ध्यान रखिए ये टर्म क्लियर होना चाहिए. व्हाट डू वी मीन बाय द सेस्मोनास्टिक मूवमेंट? तो जिस तरीके से टच मी नॉट प्लांट को टच करते के साथ ही वो क्लोज हो जाती है, इसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं सेस्मोनास्टिक मूवमेंट. आगे बढ़ेंगे. लाइफ ऑन अर्थ इज ओरिजिनेटेड बाय कीमोसिंथेसिस वाज प्रूव्ड इन लैबोरेटरी बाय द साइंटिस्ट मिलर. अब हमारा जो पृथ्वी पे जीवन है ये ओरिजिनेट हुआ है बाय कीमोसिंथेसिस. कीमो एंड सिंथेसिस दो टर्म है केमिकल सिंथेसिस से. ये प्रूव किया था लैबोरेटरी में, जिस साइंटिस्ट ने उनका नाम था मिलर. याद रखिए. आगे बढ़ेंगे. JBS Haldane suggested that life must have developed from simple inorganic molecule. दूसरे साइंटिस्ट है एक JBS Haldane नामक, जिन्होंने बताया
कि लाइफ जो है वो मस्ट बी डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ बना होगा, ऐसा इनका सजेशन था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या क्यों पड़ी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है बांटना, वर्गीकरण करना, विभाजित करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को। क्यों करते हैं वो आगे बुक में मेंशन है, देखते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हम लोग सभी जानते हैं देयर आर n नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, मिलियंस बिलियंस में। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल सेपरेटली। अब अगर हम जितने भी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल हैं सबको पढ़ना शुरू करें इंडिविजुअली, देन इट वुड बी अ ग्रेट टास्क, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, वी स्टार्टेड क्लासिफाइंग दीज ऑर्गेनिजम्स। हम लोगों ने क्या किया, वी यूज टू कैटेगराइज दीज ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। और क्लासिफिकेशन का हमारा मतलब ही यही होता है, क्लासिफिकेशन मीन्स टू कैटेगराइज ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना ही हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है। स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप गिव्स अस द आइडिया ऑफ रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। फिर हम लोग को क्या होगा, इससे बेनिफिट देखते हैं। सपोज डैट कि हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए हैं ऑर्गेनिजम्स को। कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे इस ग्रुप के हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स इस ग्रुप के हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स इस ग्रुप के हैं, ठीक है। अब अगर हम इस ग्रुप के किसी एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करें तो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स के बारे में हमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे वो बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे करेंगे। अगर एक ऑर्गेनिजम्स हम लोग सारे ग्रुप से पढ़ लिए तो हमारे कितने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्लियर हो गए। तो इसलिए ही हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि हम लोग एक एक इंडिविजुअल को पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जितना डिटेल मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने उन्हें क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। लीनियस डिवाइडेड ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू टू किंगडम्स, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन हिज बुक सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर नामक एक किताब जो कि लिखी गई है लीनियस के द्वारा, कार्लस लीनियस के द्वारा। इसमें इन्होंने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो किंगडम्स में डिवाइड किया। कौन कौन से, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। प्लांटी यहाँ पे कंसिस्ट कर रहा है प्लांट को और एनिमेलिया यहाँ पे एनिमल्स को डिनोट कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। The foundation of modern classification system was laid in the line of classification system started by Linnaeus। और आज के समय में जो हमारा modern classification system है उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, Linnaeus के द्वारा ही। इसी वजह से Linnaeus को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे, यहाँ पे एक हमारा वर्ड आया है दैट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करें टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी हमारा एक साइंस होता है जिसमें कि हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में। इट इज़ अ साइंस ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। ड्यू टू डिस्प्यूटेड पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड यूग्लेना, देयर इज नीड ऑफ रिकंसिडरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब लीनियस ने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में, प्लांटी में और एनिमेलिया में। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंगी हो गया और यूग्लेना हो गया। ये सारे जो थे ये कैरेक्टर्स प्लांट्स के, एनिमल्स के शो कर रहे थे, मिक्स्ड कैरेक्टर्स शो कर रहे थे। इस वजह से ये जो हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इसको रिकंसिडर करने की आवश्यकता पड़ी। आगे बढ़ेंगे। द बुक जेनरा प्लांटेरियम, ये एक हमारी बुक है जो कि बेंथम एंड हुकर के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड इन 1969 बाय R.H. विटेकर। अब ये जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने करा, सबसे पहले लीनियस ने उनसे 2 भागों में किया। अब ये जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो 5 किंगडम में बट गया। किसके द्वारा, R.H. विटेकर के द्वारा। कब,
1969 में। क्लियर है? द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स आर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब हम लोगों ने डिवाइड किया, क्लासिफाई करा 5 किंगडम्स में, तब हम लोगों ने किस किस बातों को ध्यान में रखा? क्राइटेरिया क्या था हमारा इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का? सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, उनका बॉडी का किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के कॉम्प्लेक्सिटी पे, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, और उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे से, उसके बेसिस पे कंप्लीट लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। कौन कौन से थे वो किंगडम? नंबर 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्लियर है? सबसे पहले 2 किसके द्वारा? कार्लस लिनियस के द्वारा, प्लांटी एंड एनिमेलिया में। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटिकर के द्वारा 1969 में। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सबको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मोनेरा की। मोनेरा में इन्होंने इंक्लूड किया जितने भी प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। अब ये प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ आपको ब्रीफ में। प्रोक्रियोटिक मतलब होता है, ये हमारा 2 वर्ड से मिलके बना है, प्रो एंड कैरियोटिक। कैरियोटिक हमारा कैरियन जो कि न्यूक्लियस को डिनोट करता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस जो है हमारा वेल डिफाइंड नहीं रहता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल ऑर्गेनेलीज नहीं वेल डेवलप्ड होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म हमारे प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया एंड आर्कियोबैक्टीरिया हो गया। ठीक है, इसी में हमारा फिलामेंटस बैक्टीरिया भी आएगा इसी किंगडम में। जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे इस किंगडम के होंगे वो सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक होंगे, बहुत ही सूक्ष्म होंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रोटिस्टा। दिस किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या है? वैसे ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म, लाइक अमीबा हो गया हमारा, जो कि ज़्यादातर एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर ऑटोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। अब इसमें जो है हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमारा एक कंसिडरेशन था, बेस्ड क्राइटेरिया था जिसमें कि हम लोगों ने डिवाइड किया था। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं सबके बारे में बता देती हूँ। ऑटोट्रॉपिक वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, पैरासिटिक जो हमारे डिपेंडेंट होते हैं किसी होस्ट पे अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट करने के लिए, और सैप्रोफिटिक मतलब ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। आगे बढ़ेंगे, डायटम्स, फ्लैजिलेट्स एंड प्रोटोजोआ कम अंडर दिस किंगडम। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि प्रोटिस्टा के अंदर आएगा। कौन कौन? डायटम्स, फ्लैजिलेट्स और प्रोटोजोआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यूग्लेना हैव बोथ हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यूग्लेना हमारा एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि हेट्रोट्रॉपिक एज वेल एज ऑटोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। इसलिए इसको ना हम लोग प्लांट में रखे हैं और ना एनिमल में रखे हैं, इसको हम लोग इन बिटवीन रखे हैं। इन बिटवीन किसके? प्लांट और एनिमल के। अब ऑटोट्रॉपिक तो मैंने आपको बता दिया कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। लेकिन अगर हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट पे डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सिमिलरली आगे देखेंगे फंगी के बारे में। दिस किंगडम इंक्लूड्स नॉन ग्रीन प्लांट्स, वैसे प्लांट्स जो कि हरे नहीं हैं। वैसे हम लोगों ने नॉर्मली क्या पढ़ा है कि सारे पौधे हरे होते हैं, लेकिन ये किंगडम हमारा इंक्लूड करता है नॉन ग्रीन प्लांट्स को, और इसका इट हैज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मैंने अभी बताया क्या होता है, ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या होता है। ऑल द थिंग्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स आर टर्म्ड एज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पे इनका डिपेंडेंट होता है, उस पर ये ग्रो करता है, उस पर ये डिपेंड रहता है अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए। और इनके जो सेल वॉल होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे मशरूम, म्यूकर, एल्ब्यूगो एटसेट्रा। ये सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फंगी के अंदर आते हैं।
Next is Plantae. This kingdom includes all plant except algae, diatoms, fungi and member of Monera and Protista. Next जो हमारा kingdom है that is Plantae. इसमें हमारा include करता है सारे plant, लेकिन algae, diatoms, fungi और Monera Protista के member को छोड़ करके. और अगर हम लोग बात करें एनिमेलिया की, जो हमारा नेक्स्ट किंगडम है, तो ये हमारे सारे एनिमल को इंक्लूड करता है एक्सेप्ट प्रोटोजोअन्स को. ठीक है, आगे बढ़ें. अब है हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमारा, इसका नीड क्यों पड़ा, इसकी ज़रूरत क्या होती थी, वो सारा इस पेपर में जो दिया है हमारा बुक में, उसको पहले देखते हैं. उसके बाद मैं आपको एडिशनल जो भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चाहिए होगा वो दे दूंगी. There was the need of uniform international naming of organism. अगर सपोज डैट कि एक ऑर्गेनिज्म, हमारा इंडिया में जो डॉग है वो, उसको साउथ अफ्रीका में कुछ और बोलते हैं, यूएस में कुछ और बोलते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन होगा इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज करना कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है. इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि यूनिफॉर्म एक नेमिंग की ज़रूरत पड़ी जिससे कि कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके. इन बायोलॉजी एवरी ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 प्रॉपर नेम. इसलिए बायोलॉजी में हर एक ऑर्गेनिजम्स को 2 प्रॉपर नाम से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. पहला नेम होता है उसका जीनस, जो कि हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और दूसरा नेम होता है हमारा स्पीसीज़ का, जो कि हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारा ह्यूमन का नाम होमो सेपियंस, यहाँ पे होमो हमारा जीनस हो जाएगा और स्पीशीज़ हमारा जो है वो सेपियंस हो जाएगा. ठीक है, अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं. अगर आई थिंक कि अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये समझ नहीं आ रहा होगा, जो क्लियर नहीं हो रहा होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो उसके पहले हम लोग एक थोड़ा सा देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है. तो देखिए, जब हम लोगों ने क्लासीफाई करना शुरू किया तो एक हायरार्की बनाई हम लोगों ने. किसकी हायरार्की बनाई? द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स. एक किस तरीके से हम लोग ग्रुप्स को क्लासीफाई करेंगे उसका एक हायरार्की बनाया, जिसमें कि सबसे ऊपर रखा हम लोगों ने किंगडम को. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फाइलम या डिवीजन. फाइलम फॉर एनिमल्स और डिवीजन फॉर प्लांट्स. उसके बाद हमारा आता है क्लास, हो गया किंगडम, फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज. ठीक है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिजम्स का इतना लंबा चौड़ा उसको हम लोग क्लासिफिकेशन दे तो दिए थे, लेकिन उसको रिटन फॉर्म में या फिर बोलने के क्रम में इस्तेमाल नहीं करते. इसलिए हम लोगों ने लास्ट दो को डिसाइड करा, डैट इज जीनस एंड स्पीशीज. अब जीनस वर्ग, किस वर्ग का है वो, और वो स्पीशीज मतलब वो इंडिविजुअल का नाम. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसी तरीके से देखा कि किस तरीके से होमो सेपियंस हमारा ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है. अब ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जो बात है, बाइनोमियल मतलब 2 नामों को, और नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण. इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैं शॉर्ट में आपको वो भी बता देती हूँ. तो सबसे पहले तो ये नेम्स हमारे लैटिन फॉर्म्स में होते हैं, और जब भी हम लोग साइंटिफिक नेम्स को लिखते हैं तो जीनस को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. नेम ऑफ द जीनस always begins with a capital letter, whereas the name of the species begins with a small letter. क्लियर है? जब प्रिंट करते हैं इन साइंटिफिक नेम को तो ये इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं, लेकिन जब हम लोग बाय हैंड इन्हें मेंशन करते हैं या लिखते हैं तो जीनस के नेम को और स्पीशीज़ के नेम को हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. ठीक है, ये सारे आपको स्टैंडर्ड 9th में पढ़ने थे, मैंने बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया. आगे बढ़ेंगे. अब उसके बाद है हमारा पंचनन महेश्वरी popularized the use of embryological characters in taxonomy. टैक्सोनॉमी में एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का क्या इस्तेमाल है, इसको पॉपुलराइज करने का श्रेय जाता है पंचन महेश्वरी को. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द बोटानिस्ट Joseph Dalton Hooker is credited with creating one of the first widely used natural system of plant classification. Natural system of plant classification सबसे पहले किसने किया, तो जोसेफ डाल्टन हुकर नामक क्योंकि बोटानिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले उनको क्रेडिट किया जाता है इसकी क्रिएटिंग के लिए. और हमारा स्पीशीज़ हो गया बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन का, मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से हायरार्की है. हाईएस्ट यूनिट हमारा किंगडम हो गया. कार्लस लीनियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं. टैक्सोनॉमी क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. आगे बढ़ेंगे.
यहाँ पे कुछ साइंटिफिक नेम्स हैं सम ऑर्गेनिजम्स के। मैन का होमोसेपियंस, कैट का फेलिस डोमेस्टिका, मैंगो मैंगिफेरा इंडिका, ग्राम साइसर राइटिनम, मस्टर्ड ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, वीट ट्रिटियम एस्टिवियम, पी पाइसम सैटिवम, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, काउ बॉस इंडिकस, राइस ओराइजा सेटाइवा, डॉग कैनिस फैमिलियरिसिस, फ्रॉग राना टिग्रीना। ध्यान रखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम हमारा जीनस का है और दूसरा हमारा स्पीशीज का है। आई होप कि क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू। और अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। और अपने रिव्यूज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये इनिशिएटिव मेरा कैसा लगा, कितना हेल्पफुल है। और जो भी आपके रिकमेंडेशंस हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू वंस अगेन।